हेलो, गुड इवनिंग। आज फिर हम आपके लिए संविधान के एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और हमारा जो अगला वीडियो होगा वह होगा लोकसभा। हमने अभी पढ़ा था इससे पहले राज्यसभा के बारे में जानकारी ली थी। अब हम आज देखेंगे इस टर्म में लोकसभा के बारे में जानकारी लेंगे। तो लोकसभा क्या है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोकसभा। लोकसभा जैसा कि हमने शुरू में चर्चा किया था कि कोई भी जो है जैसे संघीय विधानमंडल है तो संघीय विधानमंडल में हमने चर्चा किया था कि संघीय विधानमंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलके क्या होती है, एक सांसद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक सांसद का निर्माण होता है। तो उसी वे में हम लोग आगे बढ़ते हुए हमने लोकसभा को देखा था, लोकसभा की पावर को देखा था, उसकी शक्तियां देखी थी, उसकी योग्यताएं देखी थी। उसी वे में हम लोग आगे बढ़ते हुए लोकसभा के बारे में देखेंगे, जानेंगे कि लोकसभा क्या है और लोकसभा किस तरीके से कार्य करती है, उसमें चुनाव किस तरीके से होता है और लोकसभा के लिए योग्यताएं क्या क्या होती हैं और उसके कार्य और शक्तियां क्या क्या होती हैं। इसी वे में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जानेंगे संरचना के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकसभा की संरचना और लोकसभा जो है आर्टिकल जो है आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 81 के अंतर्गत लोकसभा आती है। जैसा हमने शुरू में चर्चा किया था, राज्यसभा जो है वह है आर्टिकल 79 में और सांसद जो है वो है 79 में। सांसद जो हमारी होती है, जो सांसद होती है वो है 79 में और राज्यसभा जो होती है वो आर्टिकल 80 में होती है और जो है लोकसभा जो होती है वह जो है आर्टिकल 81 में होती है। और जो हमारा जो अगला जो सांसद का जो अगला चरण है जो सांसद को पूरा करता है, राष्ट्रपति जो है वह जो है आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद होता है। तो हम इतना जाने थे। अब इसी के वे में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए देखेंगे लोकसभा की संरचना कैसे होती है, कैसे लोकसभा बनती है। तो इसकी संरचना के बारे में जो सबसे पहला टर्म है वो जान ले। इसमें साफ साफ कहा गया है कि 552 से अनाधिक सदस्य की संख्या। इसका मतलब अनाधिक का मतलब है किसी भी कंडीशन में 552 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। अब यह 552 सदस्य होते कहां कहां से हैं, यह चीज हमें देखना है। जो 552 से अनाधिक सदस्य की जो बात की गई है अनाधिक से, तो अब इसमें हम देखेंगे, इसी में हम देखेंगे कि 552 में हम देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेंगे कि 530 सदस्य जो होते हैं, 530 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। ये राज्यों के क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं, राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। तो ये हो गए 530। और अब अगला जो हम इसी में टर्म देखेंगे, वह 20 सदस्य जो हैं, 20 सदस्य केंद्रों या केंद्र शासित प्रदेशों को ले लीजिए, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। दिख रहा है? चलिए कोई बात नहीं,
अब बचे हमारे जो दो सदस्य, ये जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि होते हैं। कौन होते हैं? आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि होते हैं। अगर साफ साफ कहा गया है आर्टिकल, ये बहुत बार पूछा गया है कि जो इसमें जो है होते हैं जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य, उनका चयन आर्टिकल किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है। तो ये जान लीजिए कि ये आर्टिकल जो है अर्थात अनुच्छेद 331, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या कई बार आईएएस, पीसीएस और वनडे एग्जाम में पूछा गया है, और यह रिपीट करके भी आ सकता है कि राष्ट्रपति जो है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो है दो सदस्यों का आंग्ल भारतीय समुदाय के दो प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। वो किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? तो आर्टिकल 331 के अंतर्गत। अब होती है इस तरीके से 352 सदस्यों की क्या होती है संरचना तैयार की गई है। लेकिन वर्तमान में इस संरचना में वर्तमान कंडीशन हम देखेंगे। वर्तमान कंडीशन क्या है? तो वर्तमान जो हमारी कंडीशन है जो इस संरचना में, वह जो है 530 सदस्य 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि तो हैं, राज्यों के प्रतिनिधि, ये कॉलम पूरा भरा जाता है। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्यों की यहाँ बात की गई, वो वर्तमान में 13 सदस्य जो हैं केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि। और ये दो प्रतिनिधि आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य हैं। तो यही बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम इसको फिर रिपीट कर देते हैं। यह आर्टिकल जो है 331 वेरी इंपॉर्टेंट है, या आईएएस में भी पूछा गया है क्वेश्चन, और पीसीएस में भी रिपीट करके आ सकता है, और अन्य वनडे एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसे देखना बहुत जरूरी है। तो इस आर्टिकल को जानना बहुत जरूरी है। अब ये हो गई हमारी जो है वर्तमान जो है सिचुएशन। तो वर्तमान सिचुएशन कितनी है? वर्तमान सिचुएशन है 545। अभी जो है लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 545, और 545 सदस्यों की संख्या इस तरीके से पूर्ण होती है। अब चलिए, अब हम देखेंगे कि इनका जो है चुनाव कैसे होता है। हमने ये देख लिया, संरचना देख ली, संरचना के बारे में जान लिया। अब संरचना में अगर कोई पूछे कि लोकसभा की संरचना कैसी है, तो बता लेना। मेरे हिसाब से लगता है कि आप बता लेंगे, और उस आर्टिकल को भी बता लेंगे जो पूछा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे कि इनका चुनाव कैसे होता है। इनके चुनाव के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी हमने संरचना जाना था, अब इनका जो है चुनाव कैसे होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, ये जान ले थोड़ा सा। तो सबसे पहले जान ले कि कभी भी चुनाव होगा तो वह जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर। और सबसे पहले जान लें कि वयस्क कौन है। वयस्क कौन है? तो हम वयस्क मताधिकार, तो हम थोड़ा देखेंगे कि वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका चुनाव होता है। तो वयस्क कौन है? वयस्क वो है जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पहली शर्त ये हो गई। और दूसरी शर्त यह है कि वह राज्य का निवासी हो, अर्थात देश का नागरिक हो। राज्य का, जिस राज्य से उसे चुना जाना है, राज्य का निवासी हो, भारतीय नागरिकता अर्जित करता हो, भारतीय नागरिकता लगभग यही सब में है, भारतीय नागरिकता धारण किए हो,
अर्थात भारत का नागरिक हो और मानसिक विकृत व्यक्ति ना हो, मानसिक विकृत व्यक्ति ना हो, ये चीज नहीं होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। अगर ये कंडीशन जो है पूरी करता है तो वह जो क्या है वयस्क मताधिकार, वयस्क मत वही जो है मताधिकार में क्या कर सकता है, प्रतिभाग कर सकता है। और इसमें सबसे बढ़िया एक टर्म आता है जिसे याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति ही वयस्क माना जाएगा और उसी को जो है मताधिकार देने का क्या है, अधिकार प्राप्त है। तो चलिए हम देखते हैं और क्या होता है। सबसे पहला इसका ये टर्म जान लिए, अब हम जान लें कि इसका जो चुनाव होता है, जो चुनाव किया जाता है वह किस प्रकार का होता है, इस चुनाव की प्रकृति क्या होती है। तो दोस्तों ये जान लें कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो हमने देखा था कि ये चीज जान लेना है कि हमें कहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और कहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। हमने उसमें बताया था कि उसमें राज्यसभा को पढ़ाते हुए बताया था कि निर्वाचन किस प्रकार होता है, और यहाँ भी बताया लोकसभा में कि निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो यह टर्म भी जरूरी होता है कि निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है लोकसभा चुनाव में। तो चलिए हम देखते हैं अगला जो टर्म होता है, इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसका जो है हमें आर्टिकल याद रखना होगा कि लोकसभा में एससी अर्थात अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति के सीटों का क्या हुआ है, सीटों का प्रतिनिधित्व की बात की गई है। इसमें ये जो है आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, यही आर्टिकल याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बता रहा हूं। लोकसभा में एससी एसटी के आरक्षण का प्रावधान रखा गया, अर्थात सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान रखा गया है आर्टिकल कितने में, आर्टिकल 330 में। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें किया क्या गया था, इसमें किया गया था कि सबसे पहले 79वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसको जो है 2010 तक कोई परिवर्तन ना करने की बात की गई थी। लेकिन अभी लेटेस्ट में मान के चलिए, लेटेस्ट जो है वो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 2026 तक इनके सीटों में किसी तरीके का, इनके सीटों के आरक्षण में किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं होगा, अर्थात ये 2026 तक चलता रहेगा और अंततः इसे बढ़ा ही दिया जाएगा। यह जो है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, क्योंकि राजनीति एक पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकती है। चलिए हम देखते हैं, और होना भी चाहिए। चलिए हम देखते हैं अगला चरण इसमें क्या होगा। इसमें सबसे पहले ये जान लें, अगर कभी मान लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न बन के आता है, उसमें बन के आता है कि मान लीजिए कि इसमें जो है क्या अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण की बात की गई है, सीटों के आरक्षण की बात की गई है। तो नहीं, यहां क्या होगा, नहीं, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सीटों का भी आरक्षण होगा। तो इतना हम जान लिए, अब इतना जान लेना हमारे लिए आवश्यक था। तो चलिए हमने चुनाव जान लिया, हमने जान लिया संरचना कैसी है,
और चुनाव क्या होगा, चुनाव के लिए चुनाव में कौन प्रतिभाग कर सकता है, ये हमने जान लिया। अब हम देखेंगे लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। एक लिस्ट आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा हमारा सहयोग करेंगे आप लोग, इस लिस्ट को जरूर देखेंगे क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं यूपीपीसीएस में, वनडे में भी, तो आगे आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व मतलब राज्यों का प्रतिनिधित्व मतलब सीटों को लेकर, किस राज्य में कितनी सीटें हैं यह जान लेना आवश्यक है। तो सबसे पहले एक जान लीजिए, मिजोरम क्या है, राज्य है, और सबसे मतलब इसमें यहाँ जो है मिजोरम में सीटों की संख्या कितनी है, मिजोरम में सीटों की संख्या कितनी है, 1। और सबसे यह जानना जरूरी है खास करके उत्तर प्रदेश वालों के लिए, उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है, हम कुछ लिख दे रहे हैं, आप पूरी लिस्ट देख लीजिएगा, 80। और बिहार में कितनी है, बिहार में है 40। और बंगाल में कितनी है, बंगाल में है 42। और जो संघ शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश जो हैं उनमें जो है सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया गया है, किसको कितना सीट है। तो अंडमान निकोबार को 1 सीट प्राप्त है, और जो है चंडीगढ़ को 1 सीट प्राप्त है। चंडीगढ़ को कितनी सीटें प्राप्त हैं, 1 सीट। और जो है दमन और दीव को 1 सीट प्राप्त है। और दादर और नगर हवेली को नगर हवेली को 1 सीटें हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, बाकी आपको क्या है लिस्ट देख लेना है, क्योंकि किस तरीके से पूछ सकता है ये मैं बता दे रहा हूं, बस देखना आपका काम है। तो हमने संघ शासित प्रदेशों को क्यों ले लिया है, क्योंकि लगभग संघ शासित प्रदेश ही पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी के एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी में पूछ लेगा, और बिहार के आप पीछे दे रहे हैं बिहार में पूछ लेगा, और ये जो है बिहार से थोड़ा सा मिलता जुलता बंगाल का, इसे भी देख लीजिएगा। और मिजोरम पूछने की संभावना क्यों है, क्योंकि मिजोरम में कैसा राज्य है जहां पर 1 ही लोकसभा सीट है। और दादरा नगर हवेली को भी 1 सीट है। पांडुचेरी और लक्षद्वीप, अब बताते हैं पांडुचेरी और लक्षद्वीप यहां भी 1 सीट है। पांडुचेरी में भी 1 है। अब हम देखेंगे इसका जानेंगे किस तरीके से हमें देखना है, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लें। ये तो बात राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रही। अब हम बताएंगे कि किस तरीके से देखना है। हमें सबसे पहले देखना है कि सीटों का आवंटन, लोकसभा में सीटों के आवंटन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों को, किस केंद्र शासित प्रदेशों को और किस राज्य को कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यस्सी को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आरक्षण दिया गया है, सीटों में आरक्षण दिया गया है। ये पहला हो गया टर्म देखने का नजरिया। दूसरा देखेंगे कि एसटी को किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में आरक्षण प्रदान किया गया सीटों में। और जो तीसरा टर्म होगा वह देखना होगा कि कहां पर एससी को तो दिया गया है, एससी और एसटी दोनों को दिया गया, एससी और एसटी दोनों को आरक्षण सीटों में दिया गया है। और जो चौथा टर्म होगा इस तरीके से देखना होगा कि किस राज्य में एसटी को दिया गया है तो एससी को नहीं दिया गया है, एससी को दिया गया है तो एसटी को नहीं दिया गया है। अब चलिए ये चीज देख लेना, इसकी लिस्ट आपको देखना पड़ेगा, और बोर्ड पे मैं पूरा लिख पाऊं ये जो है संभव नहीं है, क्योंकि टाइम टेकन हो जाएगा, तो समय का भी ध्यान रखना है। और अब हम देखेंगे
कि इनका कार्यकाल क्या होता है, लोकसभा का कार्यकाल। कार्यकाल तो बहुत आसान है, आप लोग जान ही रहे होंगे कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वह प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से प्रथम बैठक के नियत तिथि से 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष की समाप्ति पर इसका विघटन हो जाता है। 5 वर्ष की समाप्ति पर क्या होता है, विघटन हो जाता है। अर्थात 5 वर्ष की जब 5 वर्ष पूर्ण हो जाता है तो लोकसभा स्वयं जो है क्या होती है, विघटित हो जाती है और इसका पुनः चुनाव होता है। चलिए अब हम देखते हैं, इसमें एक टर्म आता है कि आपातकाल में लोकसभा के कार्यकाल में, एक टर्म ये देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय जो हैं, राष्ट्रपति महोदय द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। उचित कारण बताकर प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है और ऐसा अब तक 7 बार किया जा चुका है। 7 बार किया जा चुका है, अब तक लगभग ऐसा 7 बार किया जा चुका है और आखिरी बार 2004 में किया गया था। और हम आगे थोड़ा देख लेंगे तो आगे हम देखेंगे तो आपातकाल के लोकसभा में, आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल में आपातकाल के समय में लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष यदि विधि द्वारा, सांसद विधि द्वारा 1 वर्ष से अनाधिक आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। लेकिन विधि द्वारा पारित, अगर विधि द्वारा पारित नहीं है तो किसी भी कंडीशन में 1/6 अर्थात 6 माह से अधिक का आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। 6 माह से अधिक की आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। अब हम देखेंगे ये जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है, ये आर्टिकल 83 के अंतर्गत आता है। ये आर्टिकल भी जान ले, इसमें साफ साफ दिया गया है कि आपातकाल की घोषणा विधि द्वारा अगर संभव हो तो ये जो है सांसद विधि द्वारा 1 वर्ष से अनाधिक नहीं हो सकता। अनाधिक मतलब 1 वर्ष से ज्यादा का नहीं हो सकता। लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर जो ये पारित नहीं हुआ है, सांसद विधि द्वारा पारित नहीं किया गया है, तो किसी भी कंडीशन में 6 माह से अधिक का आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। चलिए अब हम इतना देख लिए हैं, अब हम आगे देखेंगे कि इनके पदाधिकारी क्या होते हैं। हमने कार्यकाल देख लिया, अब हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के पदाधिकारी होते हैं। अब हम थोड़ा सा जान ले पदाधिकारी, लोकसभा में किस प्रकार के पदाधिकारी होते हैं। तो इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, जैसे राज्यसभा में होते हैं, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं लोकसभा अध्यक्ष और एक होते हैं
उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला। और इनकी भी शर्त होती है कि यह जो है लोकसभा अध्यक्ष वही बन सकता है जो लोकसभा सदस्यता हासिल किया हो, जो लोकसभा का सदस्य रहा हुआ था। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या होता है? चुनाव में उतरना पड़ता है और चुनाव जीतना पड़ता है। चलिए अब हम देखते हैं कि लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है। ये हैं अधीर रंजन चौधरी। वर्तमान में। और जो उपाध्यक्ष होता है वह सदैव क्या होता है? सदैव विपक्ष का ही होता है। अर्थात जिस सांसद के सदस्य अर्थात जो मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल में जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होगा वही जो है क्या हो सकता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष हो सकता है। तो हमने दो पदों को जान लिया और इसके बारे में हम अपना जो है अलग से चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। इतना जान लेना हमारे लिए आवश्यक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, इसमें अगले चरण में देखेंगे कि अगला चरण क्या है। तो अगला चरण होगा लोकसभा के कार्य। लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां, इनके क्या कार्य हैं और इनकी शक्तियां क्या हैं, यह भी जान ले थोड़ा सा। हाँ, और इसी के साथ जो है लोकसभा समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले जान लें कि वित्त विधेयक जो है, वित्त विधेयक सदैव कहां पेश किया जाता है? लोकसभा में। और ये आर्टिकल 109 में वित्त विधेयक सदैव कहां पेश किया जाता है? लोकसभा में। तो ये चीज जानिएगा कि कोई भी अगर वित्त विधेयक है तो इसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और लोकसभा में पेश होने के बाद लोकसभा जो है इसे क्या करती है? राज्यसभा के लिए इसे जो है आगे बढ़ाती है। तो राज्यसभा इसमें क्या करता है? राज्यसभा इसमें सुझाव दे सकता है। कोई अगर जैसे इसमें नियम या कायदा कानून बनाया गया वित्त विधेयक के विषय में, तो उसमें जो है राज्यसभा क्या कर सकती है? संशोधन के लिए थोड़ा परामर्श कर सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि लोकसभा उसकी जो है परामर्श को मान ले। अगर मान ले तो भी ठीक है, नहीं मानता है तो यह उसके लिए आवश्यक नहीं है। और यह अधिकतम राज्यसभा इस वित्त विधेयक को 14 दिनों तक अपने पास रख सकता है। अगर 14 दिनों के बाद कोई सुझाव देकर उसे वापस करता है, अगर लोकसभा मान लेती है तो ठीक है, अगर नहीं मानती है तब भी विधेयक पारित मान लिया जाता है। तो ये जान लीजिए कि वित्त विधेयक के विषय में राज्यसभा का पावर जो है ना के बराबर है। पूरा पावर किसे दिया गया है? लोकसभा को। अब हम अगला टर्म जो देखेंगे वह देखेंगे कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण, इसका जो है लोकसभा का कार्य क्या होता है? कार्यपालिका पर नियंत्रण। और कार्यपालिका पर लोकसभा नियंत्रण कैसे करेगी आप ये देख लीजिए। कार्यपालिका लोकसभा पर नियंत्रण करेगी जो संघ लोक सेवा आयोग होता है। संघ लोक सेवा आयोग आपका हो गया। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और जो है वित्त आयोग, भाषा आयोग, भाषा आयोग और जो है SC ST आयोग पर किसका नियंत्रण होता है? लोकसभा का नियंत्रण होता है। इनके कार्यों का संचालन, इनका जो है निर्माण, इनके कार्य क्षेत्र सभी पर क्या होता है? लोकसभा का नियंत्रण होता है। और SC ST आयोग जो इस टर्म में आया है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग इसका एग्जाम में, PCS एग्जाम में हर बार कहीं ना कहीं से इसमें क्वेश्चन आ जाता है।
तो इसमें पूछ लेगा कि ST/SC आयोग, SC के आयोग के जो है उनके इसके जो है प्रमुख कौन है, ये पूछ लेगा। और ये पूछ लेगा ST आयोग के प्रमुख कौन है, किसे बनाया गया है, किसकी नियुक्ति, ये करंट का विषय है, तो इसको थोड़ा सा देखना जरूरी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अगला कार्य क्या होता है। अगला कार्य होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन में क्या होता है, इसका पूरा हस्तक्षेप होता है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, थोड़ा हम शार्ट में लिखेंगे, RS लिख दे तो समझ लीजिए राज्यसभा, और LS लिख दे तो समझ लीजिए लोकसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रतिभाग करते हैं। और अगला जो है कार्य क्या होता है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव जो होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें भी यही लोग प्रतिभाग करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और हम देखेंगे कि इनका और कहाँ हस्तक्षेप है, कहाँ इनके कार्य क्षेत्र क्या क्या हैं। तो ये क्या करते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी यही करते हैं। और आगे क्या करते हैं, यह जो है जन शिकायतों का निवारण करने का भी, जन शिकायतें जो आती हैं, शिकायतों का निवारण भी करने का इनको क्या है, पावर है। और आगे हम देखेंगे तो ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय यदि किसी को क्षमा दान देना चाहें तो उन्हें 1 माह, राष्ट्रपति महोदय अगर किसी को क्षमा दान देना चाहें तो उन्हें क्या होता है कि सांसद से क्या होता है, सांसद से इनकी जो है स्वीकृति लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति महोदय को भी सांसद से इनकी जो है स्वीकृति प्रदान करनी पड़ती है, अर्थात सलाह के आधार पर ही राष्ट्रपति महोदय जो है किसी को क्या करते हैं, क्षमा दान देते हैं। तो चलिए जो अब अगला टर्म हम देखेंगे, राष्ट्रपति महोदय अगर किसी को क्षमा दान दे रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, सांसद से ही क्या करेंगे, अर्थात लोकसभा से इनको जो है परामर्श लेना पड़ेगा। अब चलिए हम आगे देखते हैं, आपातकाल के समय आपात की उद्घोषणा तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन लोकसभा से इन्हें 1 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा, स्वीकृति लेनी पड़ेगी। और जो कार्य हैं, अन्य कार्यों में हम देख लें, अन्य कार्य जो और हैं, और अब कौन से कार्य करते हैं, यही जो है राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं का प्रसार और निर्धारण का पावर भी इनके पास है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सीमाओं का गठन, के पावर का गठन, उनके अधिकारों का गठन, और इनका जो है इनके ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है उसमें भी इनका क्या है, इनको क्या है, पावर प्रदान की गई है। लोकसभा के सदस्य को अर्थात जो है इसमें लोकसभा क्या है, अर्थात लोकसभा के सांसद क्या हैं, पावरफुल हैं। तो इसी तरीके के बहुत सारे कार्य हैं, और इसी के साथ हम कार्य के साथ लोकसभा का जो है चैप्टर अब समाप्त करते हैं। अब हम हमारा जो अगला जो सब्जेक्ट होगा वह होगा हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह होगा हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह होगा राज्य विधानमंडल। अब हम संघीय विधानमंडल को लगभग खत्म कर चुके हैं। इसमें हमने जाना सांसद क्या होती है, और सांसद के जो 2 चरण होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके बारे में पढ़ा, उनकी जो है कार्य शक्तियां और उनकी नियुक्तियां,
और उनके पावर, उनके अधिकार क्षेत्र को जाना। अब हम आगे जो है राज्य विधानमंडल का चैप्टर लेके आएंगे और उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमने अब बहुत कोशिश की आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कुछ कर सकूं। तो अगर दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर किया करिएगा। आप वीडियो देख के अक्सर छोड़ देते हैं, इसे अपने दोस्तों के पास या अपने जान पहचान वालों के पास इसे शेयर करिए। हो सकता है कि ये हमारी वीडियो जिस टॉपिक पर हमने चर्चा की, उनको इसकी ज़रूरत हो और ये वीडियो उनके काम आ सके। तो दोस्तों, इसमें आपका थोड़ा-सा समय लगता है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा कुछ जाता नहीं है। तो आप लोगों से यही विनती है कि हमारी वीडियो को आप देखने के बाद दूसरे के पास जो है सेंड कर दीजिए करिए। थैंक यू, धन्यवाद।